नमस्कार। ओके, नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, इस वीडियो के अंदर अपन एनसीईआरटी कक्षा 12 भूगोल नोट्स के अंदर आपकी जो पुस्तक भारत, लोग और अर्थव्यवस्था वाली जो पुस्तक है, जो कक्षा 12 में भूगोल विषय के लिए संचालित है, उसके पहले अध्याय जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन के जो नोट्स और महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न हैं उनकी बातचीत करने वाले हैं और ये आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी साबित होंगे। बहुत ही शानदार नोट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। ठीक है, आवाज वगैरह बिल्कुल क्लियर है और क्लास को शुरू करने से पहले थोड़ी बहुत डिटेल और देख लेते हैं। देखिए, ये जो नोट्स हैं ये आपकी कक्षा 12 की जो पुस्तक है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। देखो, दो पुस्तकें हैं, एक तो मानव भूगोल है और एक भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो मानव भूगोल वाले नोट्स तो अपन ने कंप्लीट कर लिए। उसकी वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना। ठीक है, जैसे ही ये सारे चैप्टर कंप्लीट होंगे तो आपको इनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, तो व्याख्यात्मक नोट्स हैं, साथ में ही आप ये विषय सूची देख सकते हैं। इसके अंदर टोटल आपके 12 अध्याय है, उन सब की बात करेंगे। आज पहले अध्याय की बातचीत करेंगे जिसका नाम है, ये आपका पहला अध्याय है जिसका नाम है जनसंख्या, वितरण, घनत्व और संगठन। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरे आपके नोट्स रहेंगे। तो चलो इसको कट कर देते हैं। ओके, तो पहले चैप्टर का नोट्स है वो सही तरीके से देख लेते हैं। आवाज क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो चैप्टर का नाम है जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। कुल मिला के जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे, जनसंख्या का वितरण किस तरीके से उसके बारे में देखेंगे, जनसंख्या घनत्व क्या है, वृद्धि क्या है और संगठन किस तरीके से, उनकी बातचीत करने वाले हैं। चलो, जनसंख्या वितरण, सबसे पहले आपका बिंदु है जनसंख्या वितरण। देखो, जनसंख्या वितरण से अभिप्राय किसी विशेष क्षेत्र में लोगों के वितरण से है। मतलब ये कोई विशेष क्षेत्र मान लो भारत, ठीक है, हालांकि ये भारत का मैप नहीं है बट ये भारत मान लो। इस भारत में कुछ क्षेत्र है जहां जनसंख्या अधिक निवास कर रही है, कुछ शहर है जनसंख्या बहुत पास पास निवास कर रही है। ठीक है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां जनसंख्या के जो लोगों के घर है वो बहुत दूर दूर तक। तो इस तरीके का ये जो कहें कि यानी एक विशेष क्षेत्र में लोगों का जो वितरण है, यानी लोगों का वितरण, या फिर ऐसे कहें कि लोगों का जो बिखराव है। अब आप गांव ढाणी में जाते हो तो गांव में क्या होती है, ढाणियां बनी होती है, लोग ढाणियों के रूप में होते हैं, रहते हैं। ठीक है ना, और ढाणियां आपको पता होगा, एक ढाणी यहाँ है तो दूसरी ढाणी यहाँ है, तीसरी यहाँ है, चौथी यहाँ है। ठीक है, बहुत दूर दूर तक ढाणियां होती है, तो ये बिखराव है। तो इसका मैं कहने का मतलब ये है कि जनसंख्या वितरण से अभिप्राय किसी विशेष क्षेत्र में लोगों के वितरण से है। आसान भाषा में समझे तो किसी विशेष क्षेत्र में लोगों की कितनी संख्या है, यानी कितने लोग रहते हैं और वो कहाँ रहते हैं, उसी को अपन जनसंख्या वितरण कहेंगे। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है और इसके पश्चात महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल की मतलब जनसंख्या का स्थान है। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि जनसंख्या का जो फैलाव है उसको अपन जनसंख्या वितरण कहेंगे। भारत में देखें तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या अधिक मतलब विस्तृत है, अधिक फैली हुई है, और इसके पश्चात महाराष्ट्र में है, फिर बिहार में है, फिर पश्चिम बंगाल में, ऐसे करके जनसंख्या के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वितरण हो सकते हैं। अब देखो, अपन जनसंख्या के अंदर देखा तो उत्तर प्रदेश में अधिक जनसंख्या। इधर वापस आप पश्चिमी राजस्थान में आ जाओगे तो पश्चिमी राजस्थान में आपको पता है थार का मरुस्थल है। ठीक है, थार मरुस्थल है, तो मरुस्थल एक सूखा इलाका है, तो यहाँ जो लोगों के घर है, लोगों की जो ढाणियां हैं, वो आपको पता होगा दूर दूर है। वो क्या है, बहुत दूर दूर स्थित है, बहुत ही दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पे जनसंख्या का बिखराव भी अलग तरीके से है। देखो, जनसंख्या, अब ये जो जनसंख्या का वितरण है इसको प्रभावित करने के कारण क्या है, कि भाई ऐसे कौन से कारण है कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करेंगे, यानी जनसंख्या का जो फैलाव है उसको प्रभावित करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो कारक आता है वो आता है भौगोलिक कारक। कौन सा कारक आता है, भौगोलिक कारक आता है। भौगोलिक कारक में जल की उपलब्धता, यानी यहाँ से कोई नदी निकल रही है तो आपको पता होगा लोग जो है वो नदी के किनारे निवास करना उचित समझेंगे, क्योंकि उनको जल की आपूर्ति हो जाएगी, खेती भी हो जाएगी। तो इस तरीके से जल की आपूर्ति जो है वो प्रभावित करती है। भू आकृति अच्छी होनी चाहिए, समतल भूमि होनी चाहिए, लोग कृषि कार्य अच्छे से करें, मकान कार्य अच्छे से निर्माण कर सके। उसके बाद में बात करें, जलवायु अनुकूल होनी चाहिए और मृदा अनुकूल होनी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है तो वहां पे जनसंख्या जो है वो आपकी अधिक निवास करेगी। यानी ये जो आपके कारण है 4, 1, 2, 3 और ये 4 जो कारण है जनसंख्या के भौगोलिक वितरण है। ठीक है,
और भौगोलिक कारक है जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, जल की उपलब्धता, भू-आकृति, जलवायु और मृदा। आर्थिक कारक के अंदर बात करें तो सबसे पहला खनिज है, नगरीकरण है, औद्योगिकरण। अगर खनिज अधिक मात्रा में कहीं निकल रहे हैं तो लोगों की बस्ती वहां अधिक होगी, नगरीकरण भी वहां पे होगा और औद्योगिकरण भी वहां पे होगा। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों के अंदर देखें तो धार्मिक महत्व, अशांति और खराब सामाजिक वातावरण भी लोगों के वितरण को प्रभावित करता है। उसके बाद में राजनीतिक कारण, अस्थिर राजनीतिक स्थिति और खराब कानूनी व्यवस्था के कारण भी लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर देते हैं। तो ये प्रमुख 4 कारण हैं जिनकी वजह से जो जनसंख्या है वितरण को प्रभावित होती है या जनसंख्या वितरण को प्रभावित किया जाता है। इन प्रमुख 4 कारकों से भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक एवं राजनीतिक कारक और सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक और राजनीतिक कारक, ये मिलकर के आपकी जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले इधर देखें कि जनसंख्या के आंकड़े स्रोत। हमारे देश में जनसंख्या के आंकड़ों को प्रति 10 वर्ष के बाद होने वाली जनगणना द्वारा एकीकृत किया जाता है। भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी, किंतु पहली संपूर्ण जनगणना जो है वो 1881 के अंदर संपन्न हुई थी, जिसके अंदर प्रवास, आप्रवास सबको शामिल किया गया था। और इसके बाद में प्रत्येक 10 वर्ष में जनसंख्या होती है, मतलब जनसंख्या का गणना होती है। कायिक घनत्व यानी कुल जनसंख्या, निर्वल क्षेत्र और कृषि घनत्व मतलब कुल कृषि जनसंख्या यानी निवल कृषि क्षेत्र। कृषि जनसंख्या में कृषक और कृषि मजदूर और उनके परिवार के सदस्य भी सम्मिलित होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे जनसंख्या घनत्व की। ठीक है, कायिक घनत्व का मतलब होता है कुल जनसंख्या बटा निविल कृषि क्षेत्र, और कृषि घनत्व का मतलब होता है कुल कृषि जनसंख्या बटा निविल कृषि क्षेत्र। ठीक है, तो ये इस तरीके से है, आप ध्यान रख लेना। उसके बाद में है जनसंख्या का घनत्व। प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी देश के अंदर 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को उस देश का जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व मापने के लिए कुल जनसंख्या को क्षेत्रफल में भाग दिया जाता है। ठीक है, जैसे ये क्षेत्र है तो 1 वर्ग किलोमीटर में जो रहते हैं लोग हैं उनकी संख्या को जनसंख्या घनत्व कहेंगे। उदाहरण के लिए ये आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी देश की जनसंख्या 10 लाख है और वहां का क्षेत्रफल 10,000 है, तो फिर आप उसमें ये भाग दे करके प्राप्त कर सकते हैं कि इस तरीके से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, मैंने ज्यादा कर दिया क्या? 1, 2, 3, 4, 5, तो 3 से 3 कट गए, 1 से 1 कट गया, पीछे की तरह। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था। तुलना के लिए अगर हम देखें तो 1951 में भारत का जनसंख्या घनत्व जो था वो था 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, लेकिन 2011 में कितना हो गया? 382। ठीक है, भारत के राज्यों के अनुसार स्थिति जनसंख्या घनत्व देखो, भारत में उपस्थित विशाल जनसंख्या भारत के हर राज्य में अलग अलग रूप को वितरित करती है। वह जहां से भारत हर राज्य की जनसंख्या घनत्व अलग अलग है। भारत की राज्य की श्रेणियों की बात करें तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत के राज्यों की मुख्यतः 3 श्रेणियां। सबसे पहले उच्च जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, तो उस जनसंख्या घनत्व में सबसे पहले आपका उत्तर प्रदेश, इसमें 829 है, फिर बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर केरल है और फिर तमिलनाडु। ये जो आंकड़े हैं वो आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार है। उसके बाद में मध्यम जनसंख्या वालों की बात करें तो हरियाणा, झारखंड, आंध्र प्रदेश और गुजरात है। और निम्न की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरुणाचल प्रदेश। ये 3 श्रेणियों के अंदर भारत के राज्यों को विभाजित किया गया है जनसंख्या घनत्व के आधार पर। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में है। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व भारत की राजधानी दिल्ली में है। यहाँ का लगभग जनसंख्या घनत्व 11,297 या फिर आपको कहीं कहीं 11,300 भी देखने को मिलेगा। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि दिल्ली में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है और अरुणाचल प्रदेश जहां 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर केवल और केवल 17 लोग ही आपको रहते हुए दिखाई देंगे। तो अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो कम है। इस तरीके से आप ये मैप देख सकते हैं कि ये प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है जनसंख्या घनत्व। तो ये जो दिख रहा है यहाँ 1200 से अधिक जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, फिर थोड़ा थोड़ा और दिख रहा है, फिर और ये इस तरीके से लाइन वाला है, यहाँ 100 से कम जनसंख्या घनत्व है। जैसे देखो ये पूर्वी राज्य जो ये आपका अरुणाचल प्रदेश आ गया, ठीक है ना, ये क्षेत्र आ गया, तो यहाँ जो है वो 100 से कम जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, ओके।
आगे जनसंख्या वृद्धि, किसी क्षेत्र में एक विशेष समय के दौरान हुए जनसंख्या परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अगर उस क्षेत्र की जनसंख्या उस समय के दौरान बढ़ती है तो उसमें धनात्मक परिवर्तन होगा, और उसमें अगर जनसंख्या घटती है तो ऋणात्मक परिवर्तन होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे अलग दे दिया कि धनात्मक जनसंख्या वृद्धि और ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि क्या होता है। अगर एक समय के दौरान किसी क्षेत्र विशेष के अंदर जनसंख्या बढ़ती है तो वहां धनात्मक वृद्धि होगी, और एक समय विशेष के अंदर अगर जनसंख्या घटती है तो वहां पे ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि होगी। और जनसंख्या परिवर्तन के घटक की बात करें तो जन्म दर और मृत्यु दर है। अशोधित जन्म दर का संबंध 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए बच्चों से संबंधित है। और मृत्यु दर की बात करें तो एक वर्ष के दौरान किसी क्षेत्र में 1000 लोगों पर जो मरने वालों की संख्या है उसे कहेंगे मृत्यु दर। तो इस तरीके से ये जन्म दर और मृत्यु दर है। और भारत में जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं देखो, प्रथम अवस्था जो है वो है 1901 से 1919 तक, जो कैसी है, स्थिर वृद्धि है। यानी इस दौर में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर निम्न थी। 1911 से 21 के दौर में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक भी दर्ज की गई, ठीक है ना, 1911 से 21 तक, ठीक है। और इस दौर में भारत में जनसंख्या दर और मृत्यु दर दोनों उच्च थे, जिस वजह से वृद्धि दर निम्न थी और जन्म और मृत्यु दर उच्च होने के निम्न कारण थे। यानी ये जो दौर था इसमें स्थिर वृद्धि थी, ठीक है ना। इस दौर में भारत में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च थे, यानी मर भी बहुत रहे थे, जन्म भी बहुत अधिक ले रहे थे। इसके पीछे कारण क्या था? उस दौर में भारत में उपलब्ध स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं अन्यंतर निम्न दर्ज की गई, जिस वजह से मृत्यु दर उच्च थी। अधिकतर लोग अशिक्षित थे, जिस वजह से देश में जन्म दर भी बहुत ही उच्च थी। भोजन अन्य आधारभूत आवश्यकताओं की उपलब्धता में भी कमी थी और असमान वितरण था, जिसकी वजह से जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च थे। तो यहां आपको ये बिंदु ध्यान रखना है कि जो ये प्रथम अवस्था थी, ये जो प्रथम अवस्था थी, इस प्रथम अवस्था के अंदर जन्म दर भी उच्च था और मृत्यु दर भी उच्च, यानी दोनों सिस्टम क्या थे? उच्च थे। जन्म दर भी उच्च थी और मृत्यु दर भी, जन्म प्लस मृत्यु, ये दोनों जो थी वो उच्च थे। पीछे रीजन अपन ने नीचे देख लिया कि एक तो लोग अशिक्षित थे और दूसरी बात करें तो स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी नहीं थी, जिसकी वजह से जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च थी। उसके बाद में बात करें द्वितीय अवस्था की, जो 1921 से 1951 तक है, जिसमें निरंतर वृद्धि दर्ज की गई। इस दौर में भारत में स्थिर जनसंख्या वृद्धि हुई और इस दौर में पिछली अवस्था की तुलना में वृद्धि दर ज्यादा थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आया और देश में स्वच्छता बढ़ी, जिस वजह से मृत्यु दर नीचे आई और जन्म दर समान बनी रही, जिस वजह से जनसंख्या वृद्धि दर तेज हुई। तो ये सेकंड अवस्था है, इस सेकंड के अंदर जो मृत्यु दर है वो कम हुई। क्यों हुई? क्योंकि यहाँ जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उन स्वास्थ्य सुविधाओं के अंदर सुधार हुआ और स्वास्थ्य सुविधाओं के अंदर सुधार होने की वजह से मृत्यु दर है वो आपका कम हो गया, ठीक है ना। इस अवस्था में क्या होता है? मृत्यु दर जो है वो आपका कम हो जाता है। तृतीय अवस्था की बात करें 1951 से लेकर के 1981 के बीच, जिसके अंदर तीव्र वृद्धि हुई। इस दौर के अंदर भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में देखा जा सकता है। अन्य शब्दों में समझे तो इस दौर में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे तीव्र थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो गया, कल्याणकारी नीतियों के कारण मृत्यु दर के अंदर बहुत ही ज्यादा गिरावट आ गई और प्रजनन दर में वृद्धि हुई, जिस वजह से जनसंख्या में विस्फोट वृद्धि हुई, यानी जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ने लगी। तो ध्यान रखना, जो तृतीय अवस्था है 1951 से लेकर के 1981 के बीच की, उसके अंदर जनसंख्या जो है वो तीव्र गति से विकास करने लगी, क्योंकि मरने वालों की संख्या जैसे जैसे कम होती गई तो वृद्धि अपने आप होती चली। चतुर्थ अवस्था है वर्तमान घटती वृद्धि। देखो, इस दौर में धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि दर घटने लगी है, क्योंकि देश में शिक्षा का प्रचार हुआ है, विवाह की औसत आयु में वृद्धि आई है और लोगों के जीवन में गुणवत्ता सुधार कारण जन्म दर है वो नीचे आने लगी है। तो अब लोग सारे जो है वो पढ़ लिखे गए, पढ़े हुए हैं, तो वो ज्यादातर 2 बच्चों वाली पॉलिसी को अपनाते हैं, ठीक है। और बच्चे पैदा करने के बीच में वो गैप भी देख लेते हैं। तो आज के जमाने में लोग पढ़े लिखे होने के कारण वर्तमान में क्या हो रहा है? जनसंख्या वृद्धि दर घट रही है। जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय विभिन्नताओं की बात करें तो भारत प्रत्येक राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर अलग अलग है। कुछ राज्य जैसे कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर काफी कम है, जबकि कुछ अन्य राज्यों की बात करें तो वृद्धि दर काफी उच्च है। इसका मुख्य कारण है कि भारत के अलग अलग राज्यों में उपलब्ध सुविधाओं में विभिन्नता और शिक्षा के स्तर में भी विभिन्नता हो सकती है, सांस्कृतिक विभिन्नता हो सकती है और अन्य किसी भी प्रकार की आर्थिक विभिन्नता भी हो सकती है। ये रीजन है। यानी इस टॉपिक में कहने का मतलब ये है कि जनसंख्या की वृद्धि भारत में भिन्न है। जो राज्य शिक्षा की दृष्टि से अच्छे हैं तो उनमें जनसंख्या वृद्धि दर कम है, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, उन्हें पता है कि वर्तमान समय में संसाधन है, उनको मद्देनजर रखते हुए अपने को कार्य करना होगा, ठीक है। तो ये जनसंख्या वृद्धि के लिए
कम वाले पहलू बता दे। और कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ शिक्षा का स्तर का निम्न होने के कारण वहां के लोग अभी इतने जागरूक नहीं है, तो वहां जनसंख्या वृद्धि दर अधिक। आगे जनसंख्या संगठन। देखो, जनसंख्या संगठन का जो अभिप्राय है वो किससे संबंधित है? जनसंख्या संगठन का जो अभिप्राय है वो किससे संबंधित है? देखिए, जनसंख्या संगठन का अभिप्राय एक देश की जनसंख्या का उसी की विशेषताएं जैसे आयु, लिंग, व्यवसाय आदि के आधार पर वर्णन करना जनसंख्या संगठन कहलाता है। और ग्रामीण और नगरीय संगठन, जैसे कि आयु और लिंग और व्यवसाय के आधार पर बात करें तो एक तो ग्रामीण जनसंख्या है और एक नगरीय जनसंख्या है भारत के अंदर। अब इसमें आपको ज्यादा डीप में क्या देखना, ग्रामीण जनसंख्या जो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित होगी वो कृषि कार्य में संलग्न रहेगी ज्यादा, ठीक है। नगरीय की बात करें तो ये व्यापार से ज्यादातर संबंधित रहेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके की गतिविधियां जो ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या से संबंधित। उसके बाद में भाषाई संगठन। ग्रेशन के अनुसार 1903 से लेकर 1928 के दौर में भारत में भाषाई सर्वेक्षण किया गया था। इस सर्वेक्षण के अनुसार उस दौर में भारत में 189 भाषाएं थी और 544 आसपास की बोलियां थी, और भारत में हिंदी बोलने वाले लोगों का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, जबकि कश्मीर एवं संस्कृत भाषा भी सबसे कम बोली जाती है। भाषाई वर्गीकरण। भारत में बोली जाने वाली भाषाओं को मुख्य रूप से 4 परिवारों में बांटा जाता है: ऑस्ट्रिक, द्रविड़, चीनी तिब्बती और भारतीय यूरोपीय, ठीक है। इसका मैंने आगे वो सारणी दे दी है आपकी बुक की, तो सारणी से अच्छे से समझ में आ जाएगा। धार्मिक संगठन की बात करें तो भारत में अनेक धर्म अपना मानने या उनके उपासना करने वाले लोगों की संख्या है, और भारत में जनसंख्या धार्मिक वितरण अत्यंत समान है। इसलिए अपन अपनी जो प्रस्तावना है उसमें भी अपन देखते हैं कि भारत जो है वो एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है ना, निरपेक्ष राष्ट्र है, यानी भारत में सभी धर्मों को सम्मान दर्जा दिया जाता है। कुछ राज्यों के अंदर किसी विशेष दल को मानने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, जबकि अन्य राज्यों में उस धर्म को मानने वाले लोगों न के बराबर है। और ये जो अपने 4 जो भाषाई परिवार है, ऑस्ट्रिक, द्रविड़, चीनी तिब्बती और भारतीय यूरोपीय। उप परिवार की बात करें तो ऑस्ट्रो एशियाई और ऑस्ट्रोनेशियन, तिब्बती म्यांमारी, चीनी और इंडो आर्य मुख्य वर्ग हो गया, और इनके ये क्षेत्र हो गए, यानी कहाँ कहाँ ये बोले जाते हैं। ऑस्ट्रिक की बात करें तो ये आपके मेघालय, निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये इन क्षेत्रों में आ गए, और भारत के बाहर भी बोले जाते हैं। द्रविड़ की बात करें तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये इन क्षेत्रों में आ गए। चीनी तिब्बती की बात करें, ऊपर जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये क्षेत्र भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में भारतीय यूरोपीय परिवार की बात करें तो ये भारत से बाहर भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, और ये अलग जो राज्य बचे हुए हैं, राजस्थान है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इन राज्यों के अंदर ये भाषा बोली जाती है। आगे श्रमजीवी जनसंख्या संगठन। आर्थिक दृष्टि से भारत में जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा जाता है: मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। बस असीमित, बस अमित जिन्हें मतलब बस नहीं है, वह श्रमिक यहाँ है, वह श्रमिक में चेंज कर दूंगा, वह श्रमिक जिन्हें वर्ष में कम से कम 183 दिन तक का काम हो गया उसे कहा जाता है मुख्य श्रमिक। सीमांत श्रमिक यानी वह श्रमिक जिन्हें 1 वर्ष के दौरान 183 दिन से कम काम किया जाता है उसे कहा जाता है सीमांत श्रमिक, ठीक है। और अश्रमिक यानी वह लोग जो 1 वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करते, अर्थात बेरोजगार रहते हैं, उसे कहते हैं अश्रमिक। अब अपन देख लेना, ठीक है, सब नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो घर पे ही बैठे, कोई काम तो कर नहीं रहे, तो सब के सब अपना अश्रमिक ही है ना, सारे के सारे अश्रमिक की श्रेणी में आ रहे हैं अपन। तो मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक ये ध्यान रखना, ऑप्शन के अंदर पूछे जा सकते हैं कि कितने दिन का इनको रोजगार वगैरह मिलता है, उसके अकॉर्डिंग। आगे बात करें भारत में श्रमिक का आर्थिक क्षेत्रों के अनुसार वर्गीकरण। देखो, भारत में जनसंख्या का आर्थिक क्षेत्रों के अनुसार विभाजन अत्यंत और समान है। भारतीय जनसंख्या का लगभग 50% से अधिक हिस्सा प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत है, और लगभग 40% जो हिस्सा है वो तृतीय यानी सेवा क्षेत्र के अंदर शामिल है, ठीक है। 3.8% हिस्सा जो है वो उत्पादन श्रेणी के अंदर शामिल। भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय युवा नीति 2014। देखो, राष्ट्रीय युवा नीति NYP यानी नेशनल यंग पॉलिसी 2014 पर फरवरी 2014 में आरंभ की गई, जो भारत के युवाओं के लिए एक समग्र दूरदर्शी प्रस्ताव थी। देश के युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए या फिर उन्हें सक्षम बनाने और उनके द्वारा भारत को राष्ट्र के समूह में अपना उचित स्थान प्राप्त करने के सक्षम बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय युवा नीति 2014 15 से 29 वर्ष के आयु समूह के व्यक्ति को युवा रूप से परिभाषित करती है, ठीक है। और भारत सरकार ने 2015 में कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए नई नीति अपनाई, जिसका उद्देश्य
देश भर में हो रही कौशल संबंधित गतिविधियों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना था। तो ये जो NYP है, इसके तहत भारत सरकार ने एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया था, PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, 2015 में लॉन्च हुआ था। इसके तहत लोगों के अंदर, जो युवा है, उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट किया गया, यानी युवाओं के अंदर विकास पर बल दिया गया, देश में भक्ति की भावना जगाई गई, युवाओं को उत्तरदायी महत्व सिखाना, युवाओं के गुणों में वृद्धि करना, इस तरीके से कार्य किए गए। वर्तमान दौर के अंदर बात करें किशोरों की मुख्य समस्या कौन सी है, तो निरक्षरता है, बुरी आदतें हैं, निम्न आयु में विवाह है, मार्गदर्शन की कमी है, पोषण की कमी है। तो ये प्रमुख कमियां हैं। ठीक है, व्यवसायी संवर्ग हो गया। 2011 की जनगणना से अनुसार भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को 4 प्रमुख वर्गों में बांटा जाता है: कृषक, मजदूर, घरेलू औद्योगिक श्रमिक और अन्य श्रमिक। ठीक है, इसके आगे MCQ है, तो MCQ की वो दूसरी PDF ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से अपन ने सारे नोट्स देखे थे, क्योंकि MCQ भी अपन साथ में ही देखने वाले हैं। हाथों हाथ अपन ने नोट्स पढ़ा और MCQ कंप्लीट। ठीक है, तो MCQ देख लेते हैं उस PDF में। ओके, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग जो है वो उत्तरी मैदान में विस्तृत है? तो लगभग 1/3 हिस्सा जो है वो आपकी जनसंख्या का है वो मैदान में विस्तृत है। भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 29 राज्य है, लेकिन उसके बाद में किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? कौन से में जो है वो अंश सर्वाधिक है उसकी बात करें तो देखो, सबसे अधिक कहाँ है? मुंबई के अंदर, यानी मुंबई में लोग जो है वो सबसे अधिक प्रवास करके आते हैं। ठीक है, ये जो आपका पहला प्रश्न है, सॉरी दूसरा प्रश्न है, इसके अंदर 29 नहीं है, आपके 28 राज्य है। ठीक है, भारत के अंदर वर्तमान की अगर बात करें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? तो मुंबई वाला जो क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक प्रवासी लोग आते हैं। निम्न राज्यों में से किस एक राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? देखो यहां जो ऑप्शन में दिए हुए, अगर इनकी बात करें तो किस में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस में होगा? उत्तर प्रदेश में होगा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंध है? तो बिहार के लोग जो है वो द्रविड़ से आपके संबंधित हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा 2011 की भारत की जनसंख्या है? मतलब 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या की बात करें तो 121.8 करोड़ है। निम्नलिखित में कौन भाषा आर्य भाषा वर्ग में नहीं आती? आर्य वर्ग में कौन सी नहीं आती? तेलुगु और असमिया जो भाषा है वो नहीं आती है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता जो है वो न्यूनतम है? तो बिहार के अंदर स्त्री साक्षरता न्यूनतम है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्न में से कितनी थी? तो लगभग 102 करोड़ के आसपास थी। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक था? तो महाराष्ट्र के अंदर सर्वाधिक था। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई है? कौन सा है? भारतीय आर्य भाषाई जो है वो काफी विशालतम समूह परिवार। क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जनसंख्या घनत्व। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 के अंदर हुई थी। किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ है? तो 1911 से लेकर के 1921 के मध्य। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष श्रमिकों की संख्या कितनी थी? तो 51.62%। भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो लगभग 72% जनसंख्या गांव में निवास करती है। किस दशक में नगरीय जनसंख्या अनुपात सबसे कम था? तो 1901 से 11 के बीच में।
2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता कितने प्रतिशत थी? तो 65% के आसपास। जो व्यक्ति वर्ष 183 दिन लाभकारी कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? अभी देखा था अपन ने, मुख्य कामगार कहते हैं, मुख्य कार्य श्रमिक कहते हैं या मुख्य श्रमिक कहते हैं। भारत में जनसंख्या पिरामिड का आधार कौन सा है? तो चौड़ाकार जो है वो भारत में जनसंख्या का पिरामिड है। प्रजनक आयु वर्ग कितना है? 15 से 49, जो कि नोट्स में अभी देखा था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो 918। उत्तर प्रदेश के बाद भारत की जनसंख्या का अत्यधिक अनुपात किस राज्य में है? ठीक है, ओके 918 ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद भारत में की जनसंख्या का अत्यधिक जो अनुपात है वो किस राज्य का है? तो वो आंध्र प्रदेश का है। भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि के ऊपर निर्भर है? तो लगभग 70% जो लोग हैं कृषि पर निर्भर है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 1106। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम की सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर का प्रतिशत कितना है? 74.4%। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? तो मुंबई सबसे अधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है। भारत की प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्नतम है? तो अरुणाचल प्रदेश, इसमें 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर निवास करते हैं। जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? महाराष्ट्र के अंदर। भारत की जनसंख्या या भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगर परिभाषा का अंग नहीं है? जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, ये अंग नहीं है। ठीक है, जनसंख्या आंकड़ों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है नहीं। देखो, हर 10 साल में जनगणना की गई और पहली जनगणना 1871 में हुई। कौन सा कथन सही है? तो ये कथन सही है। पहली जनगणना 1871 में नहीं हुई थी, 1872 में हुई थी और उसके बाद में 1881 से लेकर उतार 10 वर्ष के बाद में जनगणना होती है। तो पहला कथन सही है। जनसंख्या के घनत्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग इकाई क्षेत्र की माप है और यह देश की जनसंख्या घनत्व की स्थानिक भिन्नता का विचार देता है। तो सी ऑप्शन इसमें राइट है, बिल्कुल सी ऑप्शन इसमें राइट है। ओके, जनसंख्या की वृद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल एक, यानी जनसंख्या का परिवर्तन, इसकी दर 10 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये इसमें आपका केवल एक राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास दर के संबंध में सही है? ठीक है, 1 और 2, पहला चाहिए दूसरा चाहिए, यानी स्थिर अवधि और स्थिर विकास। तीसरे चरण के अंदर मृत्यु दर तेजी से थोड़ी ना हो रही है भाई, तीसरे चरण के अंदर मृत्यु दर तेजी से नहीं हो रही है, लेकिन जो मृत्यु दर है वो धीरे धीरे जो है वो मतलब वृद्धि जो है वो कम हो रही है, वृद्धि कम हो रही है तीसरे चरण में तो वृद्धि बहुत तेजी से हो रही थी। मृत्यु दर में तेजी से वृद्धि नहीं है, जन्म दर में तेजी से वृद्धि है। ठीक है ना। आगे भारत में चरण 2 के विकास स्तर के बारे में, जो विकास दर है उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार था, यस। अशोधित जन्म दर की उच्च थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सी कथन सही है? यस, दोनों कथन इसमें राइट है। आगे बात करें राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के बारे में, तो इसे फरवरी 14 में लॉन्च किया गया था और ये भारतीय युवाओं के लिए थी, यस। और इस युवा में 15 से 29 का आयु वर्ग शामिल था, यस। तो इसमें ये पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ऑप्शन जो है वो आपके करेक्ट। ठीक है। कौशल विकास और उद्यमिता 2015 राष्ट्रीय नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 2015 में शुरू हुई थी और इसका लक्ष्य सभी क्षेत्र में सर्वत्र जो कौशल प्राप्त है, यानी इसके अंतर्गत अपन PMKVY को भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है दोनों कथन। भारत की भाषाई संगठन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में 22 अनुसूचित भाषाएं हैं। सबसे छोटे भाषा समूह बोडो और मणिपुरी भाषाई हैं।
कौन सा कथन सही है? यस, ये दोनों कथन इसमें सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं खाता है? तो इसमें दूसरा और तीसरा जो है वो मेल खाता है। दूसरा और तीसरा जो है वो आपके बिल्कुल सही सम्मिलित है। तीन ही तिब्बत से हो जाएगा, भारतीय यूरोपीय परिवार हो जाएगा गोवा से, ठीक है ना। द्रविड़ परिवार निकोबार से संबंधित नहीं है। उसके बाद में कार्यशील जनसंख्या की संरचना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की जनसंख्या उसकी आर्थिक स्थिति के अनुसार 3 समूहों में विभाजित है। मुख्य कार्यकर्ता एक वर्ष में 183 दिन है, ठीक है, और सीमांत कार्यकर्ता 183 दिनों से कम काम करता है। तो ये तीनों कथन बिल्कुल सत्य है, ठीक है। और इसी के साथ इस चैप्टर के आपके जितने भी नोट्स और एमसीक्यू प्रश्न थे वो सारे पूर्ण होते हैं। साथ ही साथ चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में नीचे जो कमेंट सेक्शन है, आप वो कमेंट वाला ऑप्शन है वो जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां पे मैंने इंपोर्टेंट जो लिंक है वो आपके डाल रखे हैं। नोट्स के लिंक है, क्लासों के लिंक है, टेलीग्राम के लिंक है, और साथ में इसकी जो एमसीक्यू की पीडीएफ है, केवल एमसीक्यू की पीडीएफ जो मैं अभी टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है वो भी आप देख लेना, ज्वाइन कर लेना, ताकि आप वहां से ये पीडीएफ प्राप्त कर सकें। मिलेंगे अगले चैप्टर सेकंड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।